साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो, कैसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। सेक्शन 311 सीआरपीसी, जिसे कॉमनली यूज़ लिया जाता है टू रिकॉल द विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन और टू एग्जामिन एनी विटनेस, जो कि केस के निस्तारण के लिए मटेरियल है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी कि सेक्शन 242 सीआरपीसी से ये पावर जो है काफ़ी हटकर है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति गवाहान की सूची में भी नहीं है तब भी कोर्ट जो है सो तलब कर सकती है, क्योंकि कोर्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिस्पेंस विद जस्टिस। कोर्ट कैन नॉट बी अ मियर स्पेक्टेटर इन अ क्रिमिनल ट्रायल, कि जैसा परिवादी कर रहा है कोर्ट देख रहा है, जैसा मुलजिम कर रहा है कोर्ट देख रहा है। कोर्ट को एक्टिव रोल प्ले करना है, प्रोसिक्यूशन को भी कंट्रोल करना है, डिफेंस को भी कंट्रोल करना है, और जो एविडेंस फाइल पर है उसमें जो रिलीवेंट फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट इन इशू को प्रूव कर पा रहे हैं, उसको ज्वाइंट करते हुए बाय द थ्योरी ऑफ रेस गेस्टा कोर्ट को जो है जस्टिस करना है। ये एक बेसिक बात है, पर ये चीज़ें कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमें चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा, हमें कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा, और कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं सेक्शन 311 को, ये भी हमको जो है कंसिडर करना पड़ेगा। अगर नॉलेज होगी, अप्लाई करना आ जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर नॉलेज नहीं होगी, अप्लाई करना नहीं आएगा तो आपको जो है दिक्कत होगी। और एक बात जो है आप हमेशा नोट करते हुए चलो, जहाँ तक मैं एविडेंस को जो है समझ पाता हूँ कि कोई फैक्ट एविडेंस कब बनेगा, कि जब उसमें कनेक्टिविटी है, उसमें सस्टेनेबिलिटी है और एडमिसिबिलिटी है एज़ पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। आपके पास बहुत ही बढ़िया मटेरियल है, आर्टिकल है, जिससे आप केस को प्रूव कर सकते हो, बट कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, एडमिसिबिलिटी नहीं है, तो भले वो फैक्ट या मटेरियल कितना अच्छा होगा, पर वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सिनेरियो में ग्राह्य नहीं होगा। अगर वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तो किसी भी रूप में वो कनेक्टिविटी देते हुए सज़ा का बेसिस भी नहीं हो सकता है। अब साथियों 311 सीआरपीसी को यूज़ क्यों करना चाहिए, इसके बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे टॉपिक की शुरुआत करने से पहले। साथियों सेक्शन 311 सीआरपीसी कोर्ट की एक स्पेशल पावर है, जो कि कोर्ट को एम्पावर करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई विटनेस अगर एग्जामिन हो गया है तो उसको रिकॉल करने की, और कोई विटनेस अगर लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन में नहीं है तो उसको कॉल करने की। कुल मिला के जो एम्बिग्विटीज़ है केस में उसको फुलफिल करना है, जो एम्बिग्विटीज़ केस में है उसको रूल आउट करना है। बट साथियों एक बात ध्यान रखनी है कि फिलिंग लेकुना इन द प्रोसिक्यूशन केस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डूइंग द जस्टिस। ये बात जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी हमारे को, ताकि जब हम टॉपिक को समझेंगे तो ये प्रिंसिपल बार बार जो है घूम कर आएगा। अब साथियों जो मेरी बात है, जो आज का टॉपिक है, ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन व्यक्तियों के लिए जो लॉ कर रहे हैं, या लॉ के स्टूडेंट हैं, या उन व्यक्तियों के लिए जो लॉ समझना चाहते हैं, और खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें सेक्शन 311 सीआरपीसी की अर्जी दाखिल तो करनी है, पर दाखिल करें कैसे, इसके प्रोटोकॉल्स क्या है, समझ में नहीं आते हैं। तो हर उस व्यक्ति के लिए वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको कहा है कि कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, और कोई दिक्कत आए तो वापस से इस वीडियो को देखिए, पॉइंट को वापस समझिए, और उसके लाइट में जो है वर्कआउट करने का प्रयास कीजिए। साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी रिसेंट जो है जजमेंट है। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इसका जो है टाइटल है। यहाँ पर प्रेजेंट अपील जो है फाइल हुई है अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर, जो कि पास किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके तहत जो सेक्शन 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थी जो ट्रायल कोर्ट ने खारिज करी, उसके फैसले को जो है अपील किया गया। ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे कि जो अपीलेंट है उसने कंप्लेंट दी थी अगेंस्ट द अक्यूज्ड दैट दे बीइंग एक्स एम्प्लॉइज ऑफ हिज कंपनी हैड स्टोलन कंपनी डाटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सच डाटा टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द अपीलेंट कंपनी। तो कुल मिला के हम इन दो लाइनों को अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एक बात क्लियर होती है कि एक गंभीर आरोप जो है लगाया गया है कि सबसे पहली बात तो इन लोगों ने डाटा को जो है चुराया, क्लियर है, और उसके बाद जो डाटा कंसर्न था विद द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, उनको भी जो है इन लोगों ने चुराया, और इसको लेकर जो है कंप्लेंट दाखिल की गई थी। ड्यूरिंग द ट्रायल जो रिपोर्ट आई थी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा, वो आई थी आफ्टर द एविडेंस ऑफ अपीलेंट वॉज रिकॉर्ड। जब CFL एक्सपर्ट जो है एग्जामिन हुआ, और उसके द्वारा जो डाटा जो था उसको डिस्क्राइब किया गया, जो कि फाउंड था ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द अक्यूज्ड, बट देयर वॉज नो रेफरेंस एज टू वेदर दे वर कंपेरेबल टू और सेम इन रिगार्ड टू वॉट वॉज एलिजिडली स्टोलन फ्रॉम द अपीलेंट कंपनी। तो एक कंपेरेटिव चार्ट मिसिंग था उसमें। वो चार्ट क्या था कि जो कंपनी का जो डाटा है जो स्टोल किया गया है उस, और जो डाटा अक्यूज के पास से मिला है, उसका एक कंपेरेटिव चार्ट क्या होगा, ताकि इजीली जो है कनेक्टिविटी जो कंसर्न परिवादी है ये प्रूव करना चाह रहा था।
और इस सर्कमस्टेंसेस में उसने अप्लाई करा रिकॉल करने के लिए स्वयं को, और उसने ये काम बहुत जल्दी करा। जैसे ही CFSL एक्सपर्ट एग्जामिन हुआ उसने तुरंत ही जो है अर्जी दाखिल कर दी, पर ये अर्जी जो है कोर्ट ने खारिज कर दी। फिर ये मैटर जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी ये अर्जी जो है खारिज कर दी। अपीलेंट का कहना है कि देयर वॉज नो प्रीवियस ओकेजन फॉर हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल टू पुट एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू कंपैरिजन ऑफ डाटा एज द CFSL एक्सपर्ट हैड क्लियरली टेकन अ स्टैंड दैट ही हैज़ नॉट सबमिटेड एनी रिपोर्ट विद रिगार्ड टू द कंपैरिजन ऑफ 2 सेट्स ऑफ डाटा। तो उसने कारण दिया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो भी CFSL एक्सपर्ट एग्जामिन हुआ है उसने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी कंपेरेटिव चार्ट नहीं दिया है कि जो डाटा चोरी हुआ है वो क्या था और जो डाटा जो है मिला है वो क्या था। जब तक कंपैरेटिव चार्ट का एनालिसिस रिकॉर्ड पे नहीं होगा तो हम कनेक्टिंग एविडेंस को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिल जाएगा। उनका ये भी कहना है कि कंपैरिजन जो है इन दोनों ही सेट्स का ये काफ़ी ज़रूरी है और यही एसेंस है कंप्लेंट का। ऐसा ना करना मेरा जो राइट है टू गेट द फेयर ट्रायल उसको अफेक्ट करेगा। उनका ये भी कहना है कि कोर्ट ने जो है एरर किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी कोर्ट का व्यू है वो परवर्स है। इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड एंड एज पर प्रिंसिपल्स सेटल्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट ये अर्जी जो है वो स्वीकार की जानी चाहिए। यहाँ पर रेस्पोंडेंट ने जो है इसका विरोध किया कि ये डिले टैक्टिस है और केवल लैकुना फिलअप करने के काम में जो है इसको लिया जा रहा है, जिस कारण अर्जी को जो है वो खारिज किया जाए। साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने जो है सेक्शन 311 CRPC को जो है एग्जामिन किया और इसकी लाइट में जो बेसिक जजमेंट है रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट का उसको जो है एग्जामिन किया। उसमें क्या प्रिंसिपल लेट डाउन है, इन ऑर्डर टू इनेबल द कोर्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ and to render a just decision, statutory provisions of section 311 are enacted, whereunder any court by exercising its discretionary authority at any stage of inquiry, trial or other proceeding can summon any person as a witness or examine any person in attendance, although not summoned as a witness, or recall or re-examine such person। तो कुल मिला के जो मैंने बात आपको शुरुआत में कही थी उसको यहाँ पर कोर्ट ने एक विशेष जजमेंट का हवाला देते हुए इसको जो है रिप्रोड्यूस किया। और नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि ये पावर तब ज़रूरी है कि जब कोर्ट को जो है एक उत्तम फैसला करना हो, एक न्यायोचित जो है फैसला करना हो, तो कोई मटेरियल कोर्ट को दिखता है कि वो छूट गया है, बट अगर उसे रिकॉर्ड पे लाया जाता है तो कोर्ट एक अच्छे डिसीजन में जो है पहुंच पाएगी। तो कोर्ट वहाँ पर गवाह अगर एग्जामिन हो गया तो उसको रिसमन कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, और अगर नहीं हुआ है तब भी इसको जो है एग्जामिन कर सकती है बाय समनिंग हिम। साथ ही इसके अलावा कोर्ट ने विजय कुमार स्टेट ऑफ यूपी का जो फैसला उस पर जो है एम्फेसाइज़ किया, ज़हीरा शेख के मामले पे जो है एम्फेसाइज़ किया, और सब में आप ये पाएंगे कि 311 CRPC के स्कोप को जो है डिफाइन किया गया कि क्यों ज़रूरी है कि कुल मिला के कोर्ट को जो है डिसीजन करना है, बट डिसीजन शुड नॉट बी अ मियर फॉर्मेलिटी, डिसीजन शुड बी अ जस्ट डिसीजन, इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग कॉन्सिडरेशन। वो तभी संभव है कि जब कोई मटेरियल जो कनेक्टिंग है वो रिकॉर्ड पर आए विदाउट एनी फॉल्ट। अगर ऐसा नहीं होता है इट विल अमाउंट टू फेलियर ऑफ जस्टिस, एंड दैट्स व्हाट टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ जस्टिस। सेक्शन 311 CRPC का स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। साथियों, एक बात कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैज़ टू बी एग्जामिन्ड इन द एप्लीकेशन। और उमर मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान को भी जो है कोर्ट ने यहाँ पर अलाइ किया, जिसमें यह था कि अगर डिलेड है एप्लीकेशन और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है तो इट डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड। मंजू देवी का मामला था, कोर्ट ने एम्फेसाइज करा कि पावर जो है डिस्क्रिशनरी है, जो इनेबल करती है कोर्ट को कि अगर जस्टिस करना है तो आपको जो है रिकॉर्ड आप तलब कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पावर इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करनी है कि किसी को आप जो है परजुरी कॉज कर दो। इसी तरह से स्वप्न बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है लेट डाउन करा कि पहला पार्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी है, पर कोर्ट को आपने कन्विंस कर लिया कि एविडेंस जो है नेसेसरी है, तो कोर्ट या तो एविडेंस को या पर्सन को सम्मन कर सकता है, और अगर पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन हो गया तो उसको रिकॉल या रिसम्मन कर सकता है। तो कुल मिला के पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी है, पर इट शुड बी एक्सरसाइज विद ग्रेट कॉशन। ऐसा मटेरियल फाइल पे होना चाहिए कि अगर उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो परजुरी विल बी कॉस्ट टू ईदर ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है इन हरिंदर है वैसे स्टेट ऑफ बिहार, फिर एक इंपॉर्टेंट फैसला निकल गया कि अगर कोई फैसला करना है और वो फैसला आप चाहते हैं कि अच्छा हो, इट शुड बी अ जस्ट डिसीजन, तो उस सिनेरियो में 311 CRPC को आपको इन्वोक करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट को, सर्कमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट ने कहा कि ये केस जो है इंटरफेरेंस रिक्वायर करता है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है रिकॉल की इट वॉज मेड इमीडिएटली एंड एट द इनिशियल स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डाटा कंपेरिजन है वो तभी संभव हो पाएगा कि जब ये कंसर्न व्यक्ति आके अपने बयान देगा, और तभी कनेक्टिविटी जो है क्राइम से अक्यूज की प्रूव हो पाएगी। तो जब कनेक्टिविटी प्रूव करनी है और एसेंशियल मटेरियल फाइल पे लिया जा सकता है या लाया जा सकता है, उस सिनेरियो में 311 CRPC को अलाउ करते हुए कोर्ट ने कंसर्न विटनेस को रिकॉल करने की जो है परमिशन दी, और जो इम्प्यून ऑर्डर से उनको सेटिस्फाइड करने के यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिए। तो साथियों, इस जजमेंट से हम एक बात समझ सकते हैं कि 311 CRPC का स्कोप बड़ा है, डिस्क्रिशनरी पावर है, बट इट शुड बी एक्सरसाइज
not in the routine manner. It should be exercised in the spring manner. The court has to satisfy while exercising in discretion कि जो मटेरियल फाइल पे आ रहा है वो कनेक्टिविटी किस प्रकार लेके आ रहा है और क्या कारण था डिले का कि इतने लंबा टाइम बाद जो है पेश किया जा रहा है। अगर आप कनेक्टिविटी प्रूव करते हैं, इवन दो डिले का फैक्टर भी हो सकता है, पर इस सिनेरियो में वो अगर एविडेंस मटेरियल है तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे ले सकता है और बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ये पावर जो है एक्सरसाइज हो सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अभी जजमेंट दोनों के लिए सहायक है, चाहे वो अक्यूज के लिए हो चाहे वो परिवादी के लिए हो। पर इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं सेक्शन 311 CRPC की एप्लीकेशन की, तो आपको ये सेटिस्फाई करना है कि ये एविडेंस जो है कनेक्टिंग कैसे है, आपके हाथ में कब आई, उस समय आपके हाथ में क्यों नहीं आई जब आपके बयान चल रहे थे, और आफ्टर क्लोजर अब आप अपने आप को रिकॉल करते हुए उस एविडेंस को रिकॉर्ड पर लाना क्यों चाहते हैं। आपका ये जो एक्ट है ये फिलिंग लेकुना इन द प्रोसिक्यूशन केस उस प्रोटोकॉल को कैसे जो है रूल आउट करेगा। अगर सारी बातें आप सेटिस्फाई कर पाते हैं, प्रॉपर ड्राफ्ट कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी राहत जो है कोर्ट से मिलने की स्थिति रहेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखें, वर्कआउट करें और सेक्शन 311 CRPC की लाइट में जो एविडेंस छूट गई है उनको रिकॉर्ड पर लेने का प्रयास करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।